students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale. I am your virtual class teacher and I am going to teach you English of standard 10. So students, let's see our new unit and new chapter. We have completed our term 1 syllabus. Now we are going to start term 2 syllabus. Standard 10th English, our Hindi medium, and my textbook is my English course book. And today we are going to learn Unit 3, poem number 1, if. 3.1 if. तो बच्चों if को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अगर. अगर ये एक ऐसा शब्द है जिसमें हम भविष्य के बारे में बात करते हैं या फिर होने वाली चीजों के बारे में बात करते हैं. जैसे कि अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं ऐसा करता, अगर मैं वैसा करता, अगर कोई मेरे साथ कुछ ऐसा करता. तो ये अगर के बारे में, इफ के बारे में ये पोयम है. तो इस पोयम को हम पहले रीड करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे, पोयम का थीम समझेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा चिट चैट कर लेते हैं जो हर लेसन के पहले हमारी टेक्निक में होता है, वार्म अप. तब हम वार्म अप करेंगे. वार्मिंग अप. फॉर्म अ ग्रुप एंड डिस्कस. तो आप अब डिस्कस करेंगे. अब हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू. आपका रिएक्शन क्या होता है जब आपके माँ बाप आपको डांटते हैं, चिल्लाते हैं या किसी चीज को लेके आपको दो चार बातें सुना देते हैं? तो आपको कैसे लगता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो? तो इसका जवाब कुछ ऐसे दे सकते हो आप. माई पेरेंट्स डू नॉट स्कोल्ड विदाउट एनी रीजन. इफ दे स्कोल्ड मी इट शुड बी माई मिस्टेक. Whenever they get angry and scold me, I try to keep mum so that they cool down. I also accept my mistake frankly. तो बच्चों, किसी के भी माँ बाप बेवजह चिल्लाते नहीं है, बेवजह डांटते नहीं है. तो ये तो सबसे पहला आपका पॉइंट होना ही चाहिए. अगर वो डांटते हैं, अगर वो चिल्लाते, जरूर आपने कोई गलती की होगी या आपसे अनजाने में कोई भूल हो गई होगी, इसीलिए वो आपको डांटते हैं. और जब भी वो गुस्सा हो जाते हैं और आपको चिल्लाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शांत रहना चाहिए, पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए. और इससे क्या होगा? उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आधे एक घंटे बाद शांत हो जाएंगे और फिर वो आपको प्यार से समझाएंगे. यदि आप पलट के जवाब देते हो तो उनको और गुस्सा आएगा, झगड़े और बढ़ेंगे और झगड़ा बढ़ने से आपके बीच का जो अंतर है वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा. अंतर यानी दोनों के मनों के बीच का अंतर. इसीलिए आपको हमेशा मम रखना है, यानी शांत रहना. और आपको हमेशा गलतियां एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि गलतियां एक्सेप्ट करने से आप पर भरोसा और भी बढ़ जाता है. हाउ डू यू फील व्हेन समवन इंसल्ट्स यू. तो आपको कैसा फील होता है यदि आपका कोई अपमान कर दे या आपको कोई चिढ़ा दे या आपको आपके दोस्त में, आपके अड़ोस पड़ोस में, जो भी आपके सामने रिलेटिव्स होते हैं या कोई भी जो आपका अपमान कर दे, तो आपको कैसा फील होता है? इंसल्टिंग फील कैसा होता है? ये तो कॉमन सेंस है कि जो भी कोई भी हमारा इंसल्ट करे तो हमें बुरा लगता है, गुस्सा आता है. तो आप कैसे जवाब दे सकते हो? I feel sad when someone insults me. I try to find out the reason why he or she behaves like that. If there is a mistake from my side, I try to avoid the same mistake again. तो जाहिर सी बात है, हर किसी को अपमान कारक अगर कोई आपसे बात करे तो आपको बुरा लगता है, आप सैड हो जाते हो. लेकिन उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको सामने वाला, वो ही हो या शी, लड़का हो या लड़की, वो आपका अपमान क्यों कर रही है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, इसके बारे में आपको खोज करनी पड़ेगी, इसके बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा. और यदि वो अपमानकारक इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि आपसे कोई गलती हो, तो वो भी आपको पहले थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा. खुद के अंदर भीतर झांक कर ये पता लगाना पड़ेगा कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई. और अगर हुई है तो आइंदा से उसे सॉरी बोलकर ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं दोहराएंगे, ऐसे उसको प्रॉमिस करना है ताकि वो बाद में फिर से आपको इंसल्ट ना करे. थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू रिएक्ट व्हेन यू आर चीटेड बाय योर फ्रेंड्स. यदि आपके दोस्त आपके साथ चीटिंग करे, आपको धोखा दे,
आपके सामने अच्छा अच्छा बात करके आपके पीछे आपकी बुराई करे, अगर कोई आपके दोस्त ऐसा बिहेव करते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप उनसे क्या कहोगे? When I am cheated by my friend, I would try to make him or her realize whatever he or she has done is very wrong and whatever he has done is not good for him or her too. तो बच्चों, जब आपका दोस्त आपसे कोई चीटिंग करता है तो हम उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि भाई तूने जो भी किया है बहुत गलत किया है और तुझे ऐसी गलत चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत चीजें करने से चलो मैं तो दुखी हुआ, लेकिन तुम्हारा भी कैरेक्टर खराब कर रहे हो इस चीज से, क्योंकि किसी के साथ चीटिंग करना सिर्फ उसके लिए नहीं खुद के लिए भी बुरा होता है। ऐसी बात उसको अगर आप समझाओगे, फिर जो लड़का हो या लड़की जो भी, तो वो जरूर सुधर सकता है, जरूर कुछ अपने अंदर बदलाव ला सकता है। Fourth question, why is it wrong to make a difference among friends who belong to a different class, color or community? बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जात, धर्म इसमें भेदभाव करते हैं और दूसरी जात के लोगों को कम समझते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी से बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो गलत है और आप भी ये मानते हैं कि ये गलत है। तो बच्चों, ये गलत क्यों है कि भेदभाव करना, जो आपके फ्रेंड्स है अगर आप उसमें भेदभाव कर रहे हैं या कोई और भेदभाव कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? All human beings are equal and made of flesh, blood and bones. It is wrong to discriminate people on the basis of class, color and community. It is against democracy. Hence, we should not make a difference among friends, whatever may be their class, color or community. तो बच्चों, हर इंसान को ऊपर वाले हमारे भगवान ने बनाया है और हर इंसान को मांस, खून और हड्डियों से ही जोड़ जाड़ कर बनाया है। हर इंसान जब पैदा होता है, सारे इंसान एक ही तरीके से पैदा होते हैं, सारे इंसान एक ही तरह से बढ़ते हैं, सारे इंसान एक ही तरह से मरते हैं। तो पैदा होना, जीना और मरना, ये तीनों चीजें जो ऊपर वाले ने बनाई है वो हर एक इंसान के लिए बनाई है। किसी का भी हाथ कट जाता है तो खून लाल ही कलर का निकलता है। तो हमें बिल्कुल भी किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके क्लास, उसका स्टेटस जो है, अमीर गरीबी, कलर, काला गोरा, कम्युनिटी, नीच जात, उच्च जात, कुछ भी नहीं। इन सारी चीजों में भेदभाव करने से हमें क्या होता है, हमारे अंदर गुस्सा पलने लगता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ये सारी चीजें हमारे लिए ही हानिकारक है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये किसी के साथ भेदभाव करना। इसीलिए हमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों या कोई भी हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हो। यदि वो दूसरे धर्म से है, आपका धर्म दूसरा है, तो उनसे भाईचारे के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, सदव्यवहार करना चाहिए। दुर्व्यवहार को हमेशा टालना चाहिए ताकि हम पूरा देश हम एक साथ रह सके भाईचारे के साथ। तो बच्चों, आपने भूगोल में ये बात सुनी होगी कि विविधता में एकता, मतलब हमारा भारत जो है पूरा विविध है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। हमारे भारत में भाषाएं अलग है, बोली अलग है, पहराव अलग है, नंतर बहुत सारी चीजों में डिफरेंसेस है, लेकिन आफ्टर ऑल क्या होता है, हम सारे भारतीय हैं, हम सारे एक हैं। यही हमारी इंडिया की स्पेशलिटी है। सो ये है सर छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हमारे वार्मिंग अप में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे और आप अपनी लाइफ में भी ऐसे कुछ चेंजेस जरूर करोगे। Now complete the table by providing suitable responses to the given actions. Action or response. You are punished by the teacher without any reason. I shall not lose my temper, but I shall talk to the teacher afterwards. यदि आपको टीचर पनिश करती है बिना कोई वजह के, तो आपको टीचर पे उल्टा गुस्सा नहीं करना है। जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद टीचर को अकेले में जाकर मिलना है और जो भी बात है आप तभी टीचर से शांति से कर सकते हो। टीचर भाई मेरी गलती क्या थी, तब आप टीचर को समझा सकते हो कि टीचर मेरी गलती नहीं थी, मेरे पीछे जो लड़का बैठा था उसने वैसी हरकत की थी, शायद आपको लगा होगा कि मैंने की थी। तो आप ऐसी जो भी बात है टीचर को बाद में कर सकते हैं। क्लास में सबके सामने टीचर के साथ में
पलट कर जवाब देना या फिर गुस्सा करना, ये गलत बात है। योर फ्रेंड्स स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू, यदि आपके दोस्त आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाते हैं, कुछ गलत बात आपके पीछे करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले शांत रहना चाहिए। आई शैल ट्राई टू कीप माई सेल्फ एंड कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। उसके बाद आपको ये रीजन फाइंड आउट करना है, उसको पूछना है फेस टू फेस कि भाई ऐसी ऐसा क्या हुआ है तेरे साथ या मेरे साथ जो तू मेरे बारे में ऐसी गलत सलत बातें फैला रहा है। उसके बाद समवन डाउट्स यू, जब आपके बारे में कोई डाउट करता है, आई शिल क्लियर द डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग पर्सनली। जब आप के बारे में कोई डाउट कर रहा है, कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, तो आप सबसे पहले उससे फेस टू फेस बात करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे, जो भी गलत फहमियां हैं वो आप पर्सनली जाकर क्लियर करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। योर रिलेटिव ब्लेम्स यू फॉर समथिंग, जब आपके कोई रिश्तेदार मेहमान घर पर आते हैं और उसके उस वक्त कुछ ऐसा हादसा हो जाता है और उस हादसे की वजह से आपके जो रिश्तेदार है आपके मम्मी पापा के सामने आप पर ब्लेम डालते हैं कि भाई तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो आपको रिश्तेदार या मेहमान जो होते हैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को शांत रखना है और सत्य क्या है इसका पता लगाकर उन सबके सामने सत्य का पर्दा फाश करना है, सॉरी झूठ का पर्दाफाश करना है और सत्य को सामने लाना है। जब समवन हर्ट्स यू, अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आप क्या कर सकते हैं? आई विल बी काम एंड एक्सप्लेन हिम और हर नॉट टू डू सो अगेन विथ एनीवन। सबसे पहले कोई भी एक्शन हो, सबसे पहले आपको कूल रहना है, काम रहना है, शांति से ठंडे दिमाग से सोचना है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन देना है, क्या रिस्पॉन्स देना है। जब आपको कोई हर्ट करता है तो सबसे पहले आपको शांत रह के उसको, हिम और हर को एक्सप्लेन करना है कि भाई तूने मेरे साथ किया, मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं तुझे माफ करता हूँ। आइंदा से ऐसी गलती या ऐसा हर्ट किसी को भी मत करना, क्योंकि हर्ट जब होता है तब सच में बहुत इंसान डिस्टर्ब हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि तुझे लोग भला बुरा कहे, क्योंकि तू सबको अगर हर्ट करते चला गया तो तेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा। तो ऐसे प्रॉपरली अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आपका मेच्योरिटी लेवल जो है वो सामने वालों की आंखों में साफ दिखाई देगा, क्योंकि लोग जब आपको ऐसे बात करते हुए देखेंगे कि यार कितना समझदार बच्चा है, कितना मेच्योर बच्चा है। तो मेच्योरिटी बच्चों उम्र के हिसाब से नहीं आती। लोग कहते हैं ना कि नादान है, 10 साल का है, 15 साल का है, बच्चा है अभी। नहीं, मैच्योरिटी अच्छे संस्कारों से, अच्छी आदतों से और अच्छे विचारों से ही आती है। तो बच्चों, अच्छे विचार अगर आपके मन में हो, आपकी आदतें अच्छी हों और आपकी सोच अच्छी हो, तो आप मैच्योर जल्दी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि शादी होने के बाद 30-35 साल के बाद जब आपके बच्चे हो जाएंगे तभी आप मैच्योर होंगे, नहीं। मैच्योरिटी के उम्र के साथ कोई भी वास्ता है नहीं। होता है जो नादान हमेशा कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते, वो लोग को एक समय के बाद चोट लगने के बाद मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि मैच्योरिटी उम्र के साथ ही आती है। मैच्योरिटी आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती है। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? समंजस, समझदार होना, उसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली एंड शेयर देम विद द क्लास। इफ यू रीड बुक्स you will gain knowledge. If you do exercise daily, you will be healthy. If you study hard, you will pass the exam. If you eat healthy food, you will not fall sick. You will never be successful if you always think negative. तो यहाँ पर इफ के कुछ एग्जाम्पल्स है। अगर आप अच्छी किताब पढ़ते हो तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। अगर आप नियमित डेली एक्सरसाइज करते हो तो आप हेल्दी रहोगे। अगर आप स्टडी हार्ड एकदम मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई करते हो तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। अगर आप हेल्दी फूड खाते हो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आप सक्सेसफुल रहते हो तो आप नेगेटिव नहीं नहीं अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, और अगर आपको सक्सेसफुल नहीं होना है इसका मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हो। तो बच्चों कुछ ऐसे सेंटेंसेस है हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, इसके फिल इन द ब्लैंक से ये
बढ़ते हैं आगे। Classify the following into weaknesses and strengths: fear, confidence, clarity, confusion, worry, courage, cowardice, compassion, bravery, hesitation, punctuality, laziness, anger, faith, patience, ambition, generosity, impatience, cheerfulness, tolerance, arrogance, aggressiveness। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स आपको दिए गए हैं। इनको वीकनेस यानी कमजोरी, स्ट्रेंथ, बहादुरी, इसमें आपको डिफरेंस करना है। तो ये डिफरेंस है। वीकनेस में क्या आते हैं? फियर यानी डर, कंफ्यूजन यानी कंफ्यूज होना, वरी यानी चिंता, कावर्डिस यानी डरपोकपना, हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, लेजीनेस यानी आलस, एंगर गुस्सा, इम्पेशंस यानी जिसको धीरज नहीं होता, एरोगेंस यानी गुस्से वाला नेचर, एग्रेसिव जो हमेशा हाथापाई या मारामारी करने के लिए रेडी होता है, तुरंत गुस्सा आ जाना। तो ये सारे इंसान के वीकनेस है। अगर आप एग्रेसिव हो, एरोगेंट हो, ये आपकी कोई क्वालिटी नहीं है, आपकी डिसक्वालिटी है। स्ट्रेंथ में क्या आता है? कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, क्लैरिटी, हर चीज का क्लियरेंस होना अपनी लाइफ में, करेज यानी आपके जो अंदर धैर्य होता है, जो करेज होता है, निडर स्वभाव जो होता है उसे करेज कहते हैं। कंपैशन यानी आपके लाइफ में एक गोल अचीव करने के लिए आपके अंदर जो पैशन होता है उसे, वो चीज होती है। ब्रेवरी बहादुरी, पंक्चुअलिटी यानी आप वक्त के बड़े पाबंद हो, फेथ यानी भरोसा हो, पेशेंस यानी अंदर आपके धीरज हो, एम्बिशन यानी आपकी सपनों के पीछे जाने की जो चाहत होती है। उसके बाद जेनरोसिटी, आप बड़े काइंड हो, दयालु हो। चेयरफुलनेस, आप हंसी हंसी खुशी रहने वाले लोग हो। टॉलरेंस यानी आपके अंदर सहन शक्ति ज्यादा है। तो ऐसी सारी चीजें स्ट्रेंथ में आती है। तो बढ़ते हैं अभी आगे। तो स्टूडेंट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट some things about the poet Rudyard Kipling from 1865 to 1936. Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet, and novelist. Kipling was one of the most popular writers in the United Kingdom in both prose and verse. In the late 19th and early 20th centuries, he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907 at the age of 42. He was the first writer writing in English to receive the prize. This poem deals with advice given by father to his son. तो बच्चों, ये इफ जो कविता है, इस कविता में एक सलाह दी गई है एक बाप से अपने बेटे को। और रुडयार्ड किपलिंग ने ये पोयम लिखी है। रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत बड़े लिटरेचर के साहित्यक थे, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपने बहुत सारे योगदान दिया है। वो पोएट थे, वो नॉवेलिस्ट थे, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और वो इंग्लिश जर्नलिस्ट भी थे। किपलिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स इन द यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी ब्रिटिश। बहुत बड़े ब्रिटिश राइटर थे। उन्होंने प्रोज और वर्स दोनों में भी 19th और 20th सेंचुरीज में अपनी योगदान दिया है इंग्लिश लिटरेचर में। उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था 1907 में, जब वो 42 साल के थे। ही वॉज द फर्स्ट राइटर राइटिंग इन इंग्लिश टू रिसीव द प्राइज, और ये पहले राइटर है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, इंग्लिश राइटर। द पोएम डील्स विद एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन। तो अब हम पोएम पढ़ेंगे। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू। कीप योर हेड का मतलब क्या है? नॉट टू गेट एंग्री, कीप योर हेड कूल डाउन, बराबर। आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। मेक अलाउंस मतलब कंसिडर व्हाट अदर्स आल्सो हैव टू से अबाउट समथिंग। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। जब आप रुक सकते हो और आप थकते नहीं हो। और being lied about, don't deal in lies. Being lied about, false things spoken about oneself by others. और being hated, don't give way to hating. जब आप कोई हेट करता है, don't give way to hating, ये भी एक मुहावरा है। उसका मतलब है allow hatred to take control of oneself. तो बच्चों, पहला स्टैंजा क्या कहता है हमें? जब आप अपना हेड यानी दिमाग शांत रख सकते हो, जब आपके बारे में कोई ब्लेम कर रहा है, कोई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, जब आप खुद पे भरोसा कर सकते हो, जब सारे लोग आप पर डाउट कर रहे हैं,
और साथ में ही आप उनको डाउट करने भी दे रहे हैं, क्योंकि आपको उनका सुन के लेना है कि वो आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। बाद में आप उसको क्लियर कर सकते हो। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट बिलीव इन लाइज। अगर आपको आपके बारे में किसी ने गलत बात फैला दी, आप तुरंत गुस्सा हो जाते हो, अभी के अभी मुझे फेस टू फेस क्लियर करना है, नहीं, अभी के अभी नहीं, पहले शांति से विचार करो, शांत रहो और वेट करो। सही समय पर हम उसका सही जवाब दे देंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, वेट नहीं कर पाते, अभी के अभी उनको झगड़ा करना होता है। इसीलिए पोएट क्या कहते हैं, जब आपके बारे में कोई बात करता है तो आपको वेट करना आना चाहिए, और आपको थकना भी नहीं चाहिए वेट करते वक्त। जैसे कुछ लोग के अंदर पेशेंस नहीं होता है, धीरज नहीं होता है, उनको अभी के अभी सब झगड़ा करके काम, लिटरली उनको अभी फेस टू फेस सब क्लियर करना होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। सही समय आने का इंतजार करना पड़ता है। और जब आपसे के बारे में कोई झूठ बोलता है, आपके पीछे आपकी बुराई करता है, या आपको लोग हेट करते हैं, तो उनको हेट करने देना चाहिए। लेकिन सही समय पर आने पे उनके मन के में जो मन के भीतर जो गलत फैमिली है, उनको गलत फहमी को भी दूर करना चाहिए। इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा हमें यही कहता है कि यू हैव टू कीप योर कूल, देन यू हैव टू मेक अलाउंस फॉर दोज पीपल यू आर सेइंग अबाउट समथिंग। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, यदि आप सपना देखते हो, कोई आपकी एम होता है या आपका कोई सपना होता है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, और उस सपने को आप अपना अगर मास्टर नहीं बनाते हो, मतलब उस सपने को आप उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, सिर्फ सपना देखते हो कि मुझे पैसा वाला बनना है या फिर मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, सिर्फ सपना देखते हो, लेकिन उसके लिए आप कुछ करते नहीं हो। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, आप अच्छा सोचते हो लेकिन आप अपनी अच्छी सोच को अपने लाइफ का गोल या एम नहीं बना सकते हो। इफ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, जीत। अगर आप अपनी जीत और हार को मिल सकते हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। इम्पोस्टर्स यानी, जब कभी कभी यहाँ पर इम्पोस्टर्स जीत और हार दोनों को कहा गया है। इम्पोस्टर्स यानी बहरूपीय। अगर तुम जीत और हार के बीच में फर्क नहीं जानते, अगर आप जीत, कभी कभी जीत हार के रूप में आती है, कभी कभी हार जीत के रूप में आती है, अगर आप इन दोनों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते हो, इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, अगर आप में वो क्षमता है सच सुनने की जो आपने कहा है, ट्विस्टेड बाय नेम्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल, ट्विस्टेड बाय नेम्स मतलब कनिंग और डिसऑनेस्ट पीपल, जो कि बुरे लोग होते हैं। अगर बुरे लोगों से के द्वारा बोले गए जो आपके बारे में सच है, अगर आप में उसकी सुनने की ताकत हो, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वोन आउट टूल्स, और आप ये चीजें सारी देख सकते हो जो आपकी लाइफ ने आपको दिए हैं, और उनको स्टूप और बिल्ड कर सकते हो जो भी आपके पास वोन आउट टूल्स है उसके साथ। तो ये स्टैंजा में इतनी सारे कंपैरिजंस दिए गए हैं कि जिसमें आपको पॉजिटिव कैसे रहना है, आपको अच्छे से अपनी लाइफ को बिल्डअप कैसे करना है, ये सारी बताया गया, ये सब सारी चीजें बताई गई है। आपने सपनों को कैसे फॉलो करना है, आपके सोच को कैसे पॉजिटिव सोच में बदलना है, अपनी सोच को अपनी लाइफ का एम कैसे बनाना है, जीत और हार को कैसे फेस करना है, कोई आपके बारे में कड़वा सच कहे तो उसको सुनने की क्षमता किस प्रकार रखनी है, और जो कनिंग और डिसऑनेस्ट पीपल है उनको उनको आपको कैसे ट्रीट करना है, उनसे आपको कैसे बचना है, ये सारी चीजें इस स्टैंजा में आपको समझ आती है। तो ये तीसरा स्ट्रेंजा, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, वर्च्यू, टू कीप योर वर्च्यू का मतलब क्या है, कीप वंस गुडनेस और मॉरल्स अंडर एनी कंडीशंस, मतलब किसी भी हालात में अपने सिद्धांत और अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे कहा जाता है टू कीप योर वर्च्यू। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, आप भीड़ में किसी भी अनजान व्यक्ति से, अजनबी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, और बात करते करते आप अपने सिद्धांतों को नहीं भूलते हैं। और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, मतलब आप भले राजा महाराजाओं जैसे जो हस्ती है, जो
बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ आपका चलना उठना बैठना सब कुछ हो, आप उनके साथ चलते हो उनके साथ रहते हो, लेकिन फिर भी आप अपना कॉमन टच नहीं भूलते हो। मतलब डोंट लूज द कॉमन टच का मतलब होता है जो कॉमन आदमी होते हैं कॉमन लोग होते हैं उनसे बात करना अगर आप छोड़ देते हो या नहीं छोड़ते हो, if neither foes nor loving friends can hurt you, all men count with you but none too much. Count with you means to be equally important to you. If you can fill the unforgiving minute matlab time that does not wait for anyone, with 60 seconds worth of distance run, means make good use of every second without wasting. Yours is the earth and everything that's in it. And which is more will you will be a man, my son. तो बच्चों, यदि आप क्राउड्स के साथ रहकर भी अपना आप सिद्धांत और प्रिंसिपल्स नहीं भूलते हो, यदि आप राजाओं महाराजाओं के साथ आपका उठना बैठना हो लेकिन आप आम आदमी के साथ भी सेम व्यवहार करते हो, ना ही आपके दुश्मन ना ही, तो फिर आपके दुश्मन या फ्रेंड्स आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। अगर आप सारे इंसानों को इक्वली ट्रीट करते हो, ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट। अनफॉरगिविंग मिनट का मतलब मैंने आपको बताया, जो समय जो किसी के लिए नहीं रुकता और आप वहां पर उस समय का पूरेपूर उपयोग कर सकते हो। विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, मतलब हर एक सेकंड का हर एक पल का सही उपयोग अगर आप कर सकते हो तो ये पूरी पृथ्वी आपकी है। इस पृथ्वी में जितने लोग हैं वो सब आपके हैं और उस दिन आप एक अच्छे और सच्चे इंसान बनोगे। दैट डे यू विल बिकम अ मैन माय सन, ऐसे हमारे पोएट यहाँ पर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। Thank you students. This was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.